नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक ही वीडियो में पूरा अध्याय को हम लोग कवर करेंगे। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन पूरा अध्याय आपके दिमाग में छप जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लाइफ टाइम आप लोग को याद हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, जो आज मैं आपको बताऊंगा। पूर्णपेण आप लोग को सभी प्रॉब्लम समस्या जो है एक ही वीडियो में हल हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण दिया गया है पाठ का नाम। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समझ लेते हैं, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम लोग उसके समीकरण को भी देख लेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, एक थोड़ा सा हम आपको अलग बताते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या है, दो एलिमेंट है, ठीक है। और इससे जो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनता है, H2O। यदि हम इसको संतुलित करें तो ये हो जाएगा 2H2O और ये 2 और यहाँ पे 2। अब इस तरह से आप लोग को समझना है, ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर किसका निर्माण हुआ, कहेंगे सर जल का निर्माण हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण हुआ। और ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड अभिकारक हो जाता है। ये वाला साइड क्या हो जाएगा, अभिकारक। और ये जो निर्माण हुआ इसको क्या कहेंगे, जो निर्माण होता है उसको कहते हैं उत्पाद, इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रोडक्ट, ठीक है। ये उत्पाद हो गया। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बिल्कुल इस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, डिफिनेशन कैसे करेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करे, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया सारा चीज़। आगे हम लोग समझते हैं इसका उदाहरण। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हाइड्रोजन, ये देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। तो जल क्या हो गया, उत्पाद हो गया। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक हो गया। तो अभिकारक पूछेगा तो ये अभिकारक ये वाला हो गया। जो रासायनिक समीकरण में भाग ले उसे अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में कौन भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और जो निर्मित हो रहा है, जल निर्मित हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये जल क्या हो गया, आपका उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा नोट में क्या समझते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उल्टा नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल आप लोग को हर पॉइंट को समझना होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF चाहिए तो हम आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि PDF आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप लोग को देखना ज़रूरी है। चलिए आगे समझ लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद परिवर्तन भी तो होगा, हाँ होगा ज़रूर, समझ लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद परिवर्तन क्या क्या होगा, परिवर्तन देख लीजिए। यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन होगा। मान लिया जाए पानी है, पानी को जब हम लोग फ्रीज में डालेंगे, फ्रीजिंग करेंगे तो एक बर्फ़ बन जाता है। और ये जो है पहले लिक्विड था और ये क्या बर्फ़ बन गया, तो क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठोस बन गया। तो ये अवस्था में भी परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन, मतलब कलर उसका चेंज होगा। अब मान लिया जाए एक लोहे का छड़ है जो कि नया है और उसको कुछ दिन बाद वायु में रखा जाए, मतलब वातावरण में रखा जाता है, तो ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया कर उस पर क्या होता है, इस पर जंग लग जाता है और इसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो क्लियर हो गया, रंग में भी परिवर्तन होता है और साथ ही तापमान में भी परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन भी होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद गैस भी निकलता है। तो ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद परिवर्तन। अब हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसा है परिवर्तन होने वाला जो रासायनिक अभिक्रिया में हो, तो जो बिल्कुल एक एक चीज़ को आप लोग को समझाते हुए आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, दैनिक जीवन में
होने वाला रासायनिक परिवर्तन। तो जैसा कि पहला पॉइंट हो गया भोजन का पचना, हम लोग चावल दाल वगैरह सब खाते हैं और वो हमारे शरीर में पच के एक एंजाइम का रूप लेता है और हमारे शरीर में फैल जाता है। तो भोजन का जो पचना भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। शोषण मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए पहली बात तो हम लोग क्या लेते हैं, मानव जाति ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो शोषण भी क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे पर जंग लगना, लोहा पहले चमकीला था, यहाँ पे मैंने बताया लोहा पहले चमकीला था और वायु से जब उसने अभिक्रिया किया उस पर जंग लग गया ऑक्सीजन से। तो ये क्या हो गया, लोहा पे जंग लगना भी क्या हो जाता है, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक परिवर्तन है। अब दूध से दही बनना, दही का बनना, पहले दूध था एक लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है, और दही जब बना थोड़ा सा वो मुलायम हो गया, ठोस हो गया या गाढ़ा हो गया। तो दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया होगा, तो कहेंगे सर रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो बिल्कुल ये सारा चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समझ लेते हैं हम लोग अभिकारक। ऐसे हम आपको अभिकारक जो है पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर से समझ लेते हैं इसका डिफिनेशन कैसे लिखना है और कैसे कैसे, ठीक है। तो अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उत्पाद कहेंगे। तो कैसे समझ लीजिए, देखिए ये जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, दोनों को संयोग करके रिएक्शन करने के बाद जो निर्मित होता है क्या होता है, जल होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ये साइड में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LHS, ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको लिख सकते हैं RHS, डेट मीन्स राइट हैंड साइड। तो ये LHS इधर जो होते हैं ये अभिकारक होते हैं और ये RHS इधर जो होते हैं ये उत्पाद होते हैं, बिल्कुल समझिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और जो निर्मित हुआ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से जो निर्मित हुआ क्या हुआ, जल का निर्माण हुआ, और जल क्या हो गया, एक उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं क्या, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण को बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है ये क्या है, रासायनिक समीकरण है, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। रासायनिक समीकरण हेडिंग देते हैं और लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, धीरे से समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है, और रासायनिक समीकरण के अभिकारक, ये क्या हो गया, अभिकारक, और ये क्या हो गया, उत्पाद में पदार्थों के प्रतीक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीक के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था क्या हो गया, वो सॉलिड था या लिक्विड था या गैस था, ये हो गया आपका उनका अवस्था, ठीक है, दर्शाया जाता है, उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो कैसे, तो ऐसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, धीरे से समझिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या हो गया, दोनों अभिकारक हो गया। और यहाँ पे जो निर्माण होता है, किसका निर्माण हो रहा है, ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से जो निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्मित होता है, ठीक है, ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है क्या, देख लीजिए, यहाँ पे समझ लेना है थोड़ा सा कि इसको कैसे हम भौतिक प्रतीक को हम लोग कैसे दर्शाएंगे। जो सॉलिड होगा, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ पे लिख देंगे सॉलिड, ठीक है, सॉलिड लिख देंगे। अब यहाँ पे देख लिया जाए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, तो कहेंगे सर गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है, इससे इसी चीज़ को हम लोग भौतिक अवस्था कहते हैं, कौन सा अवस्था में है वो पहले, ठीक है, और बनेगा तो कौन सा अवस्था में आएगा, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक अवस्था, और प्रतीक को और सूत्र को दर्शाना, यही हो गया रासायनिक समीकरण। यदि ठोस रहेगा तो हम लोग कहेंगे क्या, सॉलिड है, एस लगा देंगे इसमें, जैसे कि हम घेर के लगा दिए एस, उसी प्रकार से। द्रव रहेगा तो हम कहेंगे लिक्विड है, एल लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे यदि गैस रहा तो जी लिख देंगे बगल में, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जलीय विलयन रहे तो यहाँ पे ए और
Q लिख देंगे इस घेर के। बस ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। बाकी हम आगे आपको ये सारा चीज़ कंडीशन को बताते हैं कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और क्या क्या करना है। पहले वाला वीडियो में मैं आपको बताया था रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी हम लोग समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से हम लोग संतुलित करेंगे। बिल्कुल आसान तरीका, आसान भाषा में हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, दोनों कहेंगे सर अभिकारक है, और ये क्या है तो कहेंगे सर ये उत्पाद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ये उत्पाद है। ठीक है, एक एक चीज़ को समझिए। ये क्या है, दोनों Fe और H2O, कहेंगे सर ये तो अभिकारक है, अभिकारक है। ठीक है, ये लिख दिए, छोटा सा आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये वाला साइड हो गया LHS और ये वाला साइड हो गया RHS। ये हो गया मतलब लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। बिल्कुल देखिए, संतुलित करना है ना तो कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे Fe, ये वाला अलग घर जो है, इससे प्लस का सिंबल से पहले कितना एक ही Fe है, तो Fe को आप लोग एक घर में बंद कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, देखिए 2, हाइड्रोजन की संख्या 2। फिर उसी के साथ ये एक ही घर में है, क्या है, एक ही घर में आ रहा है कौन, ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन की भी संख्या कितना, 1 है। ठीक है, इसको एक घर में हम लोग बंद कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाइए RHS में, यहाँ पे देखेंगे Fe कितना 3 गो और ऑक्सीजन की संख्या कितना 4 गो, और ये कि एक ही घर में है, एक ही घर में है, तो इसलिए इसको एक ही घर में घेर के लिख देंगे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग आगे देख लेते हैं हाइड्रोजन की संख्या बता रहा है यहाँ पे 2 है। तो बस आप लोग इसको समीकरण को संतुलित कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये LHS और RHS में आप लोग को बिल्कुल पूरा करना है। यदि ये 10 है तो ये भी 10 आपको पुराना होगा, जैसे भी पुराइए। यदि ये 20 है इसको भी 20 चाहिए, नहीं है पुराइए। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए Fe की संख्या 3, तो यहाँ पे इसको 3 से गुना कर दीजिए। जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो ये Fe की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन। एक तरफ से देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 गो, तो ये बिल्कुल जो है संतुलित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा आगे। ऑक्सीजन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे हो जाता है 4, तो 4 हो गया। तो ये पूरा घर है, ये जो है Fe और ऑक्सीजन, Fe लोहा और ऑक्सीजन दोनों जो है एक ही घर में है। यदि हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पे लोहा का संख्या जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 चौके 12 हो जाता है। यहाँ पे ये हो गया 12 और यहाँ पे देख लीजिए ये ऑक्सीजन, ये जो है ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ये गुना नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो इसलिए यहाँ पे गुना करना होगा। यहाँ पे ना ऑक्सीजन पुराना, हम गलती से यहीं पे कर रहे थे, बिल्कुल ये वाला बात भूल जाइएगा, यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे यदि इस घर में देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, तो हम लोग को दोनों से गुना होगा, दोनों से गुना करना होगा। तो हाइड्रोजन से गुना किया तो हाइड्रोजन की संख्या हो गया 8, 4 दूने का 8, और ऑक्सीजन की संख्या हो गया 4 और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया। हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2 है, इसलिए हम इसको भी गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया। तो कहाँ कहाँ गुना किए, तो सबसे पहले Fe वाला में गुना किए, तो जहाँ पे गुना किए उसके आगे 3 लिख दीजिए, जितना से गुना किए। अब दूसरा वाला इसमें भी गुना किए हैं ना, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले में भी 4 से गुना किए, तो यहाँ पे भी आप लोग 4 लिखिए। आगे चलते हैं हम लोग, इस वाले में गुना किए हैं, कहीं पे कुछ नहीं किए हैं सर, इस वाले में किए हैं, तो हाँ 4 से किए हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग 4 से लिख देते हैं। एक और लेते हैं, उसके बाद समझते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। देखिए यहाँ पे है Mg + O2, तो सबसे पहले देखिए Mg अकेला है, इसको लिख लीजिए, Mg को एक अलग घर में लिखिए पहले, ठीक है। और ऑक्सीजन है O2, ऑक्सीजन की संख्या 2 और Mg की संख्या 1 है। चलिए इस चीज़ को भी हम लोग दर्शा लेते हैं। आगे चलते हम लोग, यहाँ पे बन जाता है क्या, Mg मैग्नीशियम की संख्या कितना, 2, ठीक है। Mg O2 ऑक्सीजन की संख्या, ये पूरा गुना कर रहा है तो ऑक्सीजन की भी संख्या 2 ही होगा, ये बिल्कुल आप लोग समझिए। तो यहाँ पे देखिए Mg की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2, यहाँ पे Mg की संख्या
2 और ऑक्सीजन की संख्या 2। यदि हम लोग संतुलित करने के लिए जाएंगे तो ये mg की संख्या 2 है तो इधर भी 2 पुराना होगा, इसलिए हम लोग 2 से इसको गुना कर देंगे। जैसे 2 गुना किए तो ये हो जाएगा 2mg, तो ये 2mg, ये भी mg, मैग्नीशियम की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 और मैग्नीशियम की संख्या इधर 2। तो गुना कहाँ पे किए हैं? mg वाले घर में किए हैं, तो mg के आगे 2 लिख देंगे। तो बिल्कुल ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे आ जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो बिल्कुल समझिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो हम आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाते चलते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये नियम से समझिए। कह रहा है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना विनाश होता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्यों? तो समझिए, निष्कर्ष निकल के आता है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों की परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसलिए हम लोग को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। यदि हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 8 है, हाइड्रोजन की संख्या 8 है, तो इस साइड में भी हाइड्रोजन की संख्या 8 चाहिए, सपोज मानिए, ठीक है। यदि ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है तो इस साइड में भी ऑक्सीजन की संख्या 2 पुराना होगा। क्यों? तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों की परमाणु संख्या को बराबर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना विनाश होता है, इसलिए। तो क्लियर हो गया। आगे हम लोग समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, बिल्कुल अच्छी तरह से हम लोग समझते हुए आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को समझते हैं। सबसे पहला आ जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया समझेंगे, उसके बाद जितने भी प्रकार हैं सभी को हम लोग समझते चलेंगे। संयोजन अभिक्रिया कह रहा है इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। संयोजन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक होते हैं। अभिकारक जैसे कि मान लिया जाए, एक सपोज कीजिए हाइड्रोजन मान लीजिए और ऑक्सीजन मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी सपोज मानना, अभी ये संतुलित नहीं कर रहे हैं। और कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए निर्माण, तो सपोज यहाँ पे मान लीजिए HO लिख दिए, ये कोई समीकरण नहीं, बस आपको समझाने के लिए। यहाँ पे अभिकारक की संख्या 2 और यहाँ पे जो बना है उत्पाद का निर्माण हुआ वो 1 है, ठीक है। तो इस अभिकारक को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। फिर से समझिए, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे समझते हैं हम लोग, उदाहरण के लिए कोयला का दहन। कोयला हो गया, कार्बन, कार्बन सी, कार्बन सॉलिड होता है और ऑक्सीजन गैस होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखेंगे ये अभिकारक 2 है लेकिन उत्पाद एक ही को आया, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। आगे एक और समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा जल का निर्माण। जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो क्या बनता है? H2O बनता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, यहाँ पे दोनों मिलकर क्या बन गया? हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हो गया? एक ही को बना ना, यहाँ पे अलग अलग था, ये दोनों अलग अलग है और यहाँ पे दोनों आके सट गया, तो क्या हो जाएगा? ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। यहाँ पे दोस्त हम लोग समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। बिल्कुल समझिएगा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है समझते जाइए। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझे? तो देखिए, इससे पहले हम आपको समझाए क्या? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या था? जैसे कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं, जैसे कि HO बन गया, सपोज कीजिए, ठीक है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं। तो ये क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या था? 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठीक है, या अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग कहेंगे संयोजन। जैसे आएगा वियोजन, इसमें सेम उल्टा, एक अभिकारक, इसमें अभिकारक की संख्या 1 हो जाएगा, लेकिन उत्पाद जो बनेगा, जो निर्मित होगा, वो 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है।
तो बिल्कुल समझ में आ गया। तो लेकिन इससे पहले हम आपको इसको टाइप है ये वियोजन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया जो है 3 टाइप में बांटा गया। तो तीनों टाइप को एक एक करके हम लोग समझते चलते पहले, ठीक है। सबसे आ गया इसमें, इसका क्वालिटी बदल गया, उष्मीय वियोजन होता है। वियोजन अभिक्रिया को 3 टाइप से बांटा गया। तो उष्मीय वियोजन, दूसरा हो गया वैद्युत वियोजन, और तीसरा हो गया प्रकाशीय वियोजन। एक एक करके हम लोग सभी चीज को समझते हुए आगे चलते हैं। देखा जाए, सबसे पहला हम लोग समझ लेते हैं उष्मीय वियोजन। इसमें क्या होगा, देखिए अभिकारक का उष्मा गर्मी द्वारा किया वियोजन होगा, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, वैसा अभिक्रिया जो उष्मा या गर्म के द्वारा वियोजन किया जाए उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। तो जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, उष्मित किया जाता है, तो 2 भाग में टूट जाता है, CaO में और Ca2 में, ठीक है, CaO में और CO2 में। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया, ठीक है। बिल्कुल आप लोग इस बात को समझते हुए आगे चल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, उष्मीय वियोजन हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम आपको बताते हैं विद्युत वियोजन। बिल्कुल समझिए, विद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद जो वियोजन हो, अभिक्रिया हो, उसे ही हम लोग विद्युत वियोजन कहते हैं। कैसे, इसमें जो है सभी में, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये वाला वियोजन अभिक्रिया में जैसे उष्मीय वियोजन पढ़े, अब विद्युत वियोजन पढ़े, लेकिन इसमें अभिकारक की संख्या क्या होगा, एक ही गो होगा, और उससे 2 या 2 से अधिक में टूट जाएगा। तो ये हो गया विद्युत धारा। इसमें क्या होगा, विद्युत धारा होगा, और विद्युत धारा के वजह से जो वियोजन होगा, रिएक्शन होगा, उसे हम लोग विद्युत वियोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे है H2O और इसमें ये धारा है, ठीक है, धारा है, विद्युत धारा। जब इसमें धारा किया जाता है तो ये यहाँ पे 2H2 हो जाता है, जिससे कि हाइड्रोजन हो गया, एक गैस हो गया, और ऑक्सीजन में ये विभक्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये बात आप लोग समझ गए। तो आज नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्रकाशीय वियोजन। देखिए समझते चलिए एक एक पॉइंट को, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। सिंपल सा डिफिनेशन आप लोग को करना है। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश में के उपस्थिति में होने वाला वियोजन, मतलब सूर्य के प्रकाश में जो रोशनी है उसके उपस्थित में जो वियोजन होता है, बदलाव होता है, उसे ही हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, और सूर्य के प्रकाश के सामने जब रखा जाए तो सिल्वर और क्लोरीन में 2 भाग में विभक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सिल्वर Ag, और ये क्लोरीन में वो टूट के अलग भागों में बट जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सिल्वर क्लोराइड था, और जैसे ही उसे सूर्य के प्रकाश के सामने रखा गया तो 2 भाग में बट गया, क्या, सिल्वर और क्लोरीन में बट गया। तो अगला हम लोग समझते हैं दोस्त, अब हम लोग विस्थापन अभिक्रिया समझ लेते हैं, तीसरा पॉइंट, ठीक है। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा बाद में, लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हाँ, और कहीं कोई दिक्कत हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कीजिएगा, आपको पूरा PDF मिलेगा। कैसे मिलेगा हम आपको वीडियो के अंत में बताते हैं। इससे पहले समझ लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील वाले तत्व के उसके यौगिक को विस्थापन कर देता है। देखिए बिल्कुल समझिएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अलग ही कुछ फंडा है। क्या फंडा है कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व जो रहेगा ना, कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक का विस्थापन कर देता है। तो बिल्कुल समझिए कैसे, यहाँ पे है लोहा और यहाँ पे है कॉपर सल्फेट, लोहा और कॉपर सल्फेट, और यहाँ जो है लोहा का सल्फेट आ गया, लोहा और सल्फेट आ गया, लोहे का सल्फेट बन गया। यहाँ पे देखिए ये विस्थापन कैसे हुआ, समझिए एक एक पॉइंट को, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे था Fe, ठीक है, और यहाँ पे जो है SO4 विस्थापित होके इसके पास आ गया, तो लोहा सल्फेट बन गया, लोहा सल्फेट बन गया FeSO4, और ये जो है कॉपर कहाँ चला गया, ये टूट के अलग बट गया। तो मतलब बात साफ है कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व को
कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक का विस्थापन कर देता है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट था पहले और यहाँ पे लोहा था। तो ये कॉपर बड़ा तेज आदमी तो क्रियाशील वाला था, तो ये क्या किया, ये यहाँ से हट गया, हटा तो लोहा कम क्रियाशील वाला धातु और इसमें सल्फेट में सट गया, तो लोहा सल्फेट बन गया और ये कॉपर अपना अलग बन गया। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। कैसे, समझ लीजिए। यहाँ पे है NaSO4 सोडियम सल्फेट और यहाँ पे है BaCl2 बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे रिएक्शन का मैंने क्या है कि दो यौगिक, मतलब इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिक के बीच का आयनों का आदान प्रदान से होता है। तो बिल्कुल समझिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए Na मतलब Na सोडियम, ठीक है, और यहाँ पे दिखेगा Cl और ये जो है ये क्या है SO4 और Ba। ये इधर से जो है ये पहले था और ये साथ में ये जुड़ गया, ठीक है, ये ठीक ठाक है और ये इसके साथ जुड़ गया। तो इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच का आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे Na जो है यहाँ पे आ गया Na और ये Cl वाला उठ के यहाँ पे आ गया, ऐसा अभिक्रिया है। फंडामेंटल कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट था तो यहाँ पे जो है बेरियम सल्फेट बन गया, ठीक है। ये लास्ट वाला सिंपल से यदि समझना द्विविस्थापन, तो लास्ट वाला का पहला वाला चला जाता है, ठीक है, लास्ट वाला का पहला वाला बन जाता है यहाँ पे और फर्स्ट वाला का दूसरा वाला बन जाता है यहाँ पे, और फर्स्ट वाला चला जाता है अंत में और अंत वाला उसके साथ जुड़ जाता है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे NaCl नमक का निर्माण हुआ, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है, ताकि हम आपको लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करें। चलिए हम लोग देख लेते हैं अपचयन उपचयन। बाबू ये ज़रा अच्छी तरह से समझना है इसमें क्या होता है और इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। देखिए सबसे पहले उपचयन समझ लीजिए। अपचयन में क्या होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन में वृद्धि होने लगता है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है। अपचयन पूछे तो कहेंगे हाइड्रोजन में वृद्धि होना और ऑक्सीजन में ह्रास होना, मतलब उसमें कमी होना। अपचयन में क्या हो जाएगा, अपचयन में होता है पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होगा। इसमें देखिए दोनों है, एक है अपचयन एक है उपचयन। इसमें क्या होगा, अपचयन में हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन घटेगा, ठीक है, माइनस में जाएगा। सीधी सी बात, हाइड्रोजन प्लस में जाएगा और ऑक्सीजन जो है माइनस में जाएगा। इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं। उपचयन की जैसे बात आए तो आप कहेंगे ऑक्सीजन प्लस में जाएगा और हाइड्रोजन जो है माइनस में जाएगा, यही हो गया। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन और उपचयन कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे है कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 का निर्माण किया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। यहाँ पे जो है ये क्या है, ऑक्सीजन में क्या हुआ, ह्रास हुआ, ठीक है। यहाँ पे देख लिया जाए CuO ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे H2, तो यहाँ पे कॉपर और ये जो है कॉपर और ये इसके साथ जुड़ जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या थी, इसको लास्ट में ले लिया। पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना, ऑक्सीजन में क्या होगा, वृद्धि होगा। पदार्थ में ये क्या है, हाइड्रोजन एक पदार्थ बनेगा यहाँ पे और पदार्थ में ऑक्सीजन दूसरे में जाके जुड़ जाएगा। बिल्कुल समझिएगा। यहाँ पे था क्या, ये कार्बन था, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन में वृद्धि हो गया। ये वाला क्या हो गया, उपचयन हो गया। ये यहाँ पे देखेंगे ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन पहले हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है, ध्यान से समझेंगे तब पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना और ऑक्सीजन का ह्रास होना उसे अपचयन कहेंगे, और उपचयन पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, इसी चीज़ को
उपचयन और अपचयन कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इसको हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव बिल्कुल समझिए। देखिए, संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता वायु और पानी अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संरक्षित हो जाते हैं। नहीं समझे? बिल्कुल समझिएगा। अब मान लिया जाए ये एक लोहा है, आपका साइकिल आपके घर में होगा, मानिए ये एक साइकिल है, ठीक है, और इसको आप बाहर में जब तक छोड़ देंगे कभी पानी लग जाएगा, कभी हवा लग जाएगा, हवा तो चलते रहता है, ऐसे भी हवा रहेगा, तो इसमें देखते हैं क्या छोटे छोटे परत बैठने लगता है, उसमें जंग लगने लगता है। जब कोई धातु आर्द्रता वायु और पानी अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित हो जाते हैं। और उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत पड़ना, जो कि हम लोग गले वगैरह में भी पहनते हैं ज्वेलरी, तांबे के पर हरा परत पड़ना, तांबा पर कैसा परत पड़ता है? हरा परत पड़ता है, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं विकृत गंधिता। इसको समझिए, विकृत गंधिता। तो वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया? नहीं समझे तो फिर से समझिए। जो वसायुक्त और तेलीय सामग्री होता है, जब उसे वायु के संपर्क में आता है, जैसे मांस मदिरा मछली कुछ बनता है ना, जब वो खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर वो अपचित हो जाता है। मतलब है कुछ देर तो ठीक है, मतलब 5 घंटा तक यदि आप खाना बनाए हैं और ज़्यादा तेल वगैरह दिए हैं तो थोड़ा सा 5 घंटा तक वो चलता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसमें वायु वगैरह आने लगे, हर चीज़ उससे संपर्क में आने लगेगा वायु से, तो क्या हो जाएगा? वो अपचयित हो जाते हैं, और जिसके कारण उसका स्वाद भी बदल जाता है, थोड़ा खट्टापन आ जाता है, और गंध में क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगता है। इसी चीज़ को हम लोग विकृत गंधिता समझेंगे। आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं, एक एक पॉइंट को समझना है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर समझिएगा। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी किसको कहते हैं? बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा VVI है ये, ठीक है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का अर्थ होता है निकलना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है CH4 और यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 2H2O, यहाँ पे है जल, और ये हो गया ऊष्मित। अधिक गर्म होगा ऊष्माक्षेपी। अब मान लिया जाए ये टब है, ठीक है, और टब में पानी हम लोग गर्म कर रहे हैं, कोई भी पानी है बुलबुला सा, गर्म करते हैं, उससे क्या निकलता है? गैस निकलता है, मतलब पानी जो हमारा उड़ जाता है, ऊष्मित हो जाता है। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जो गर्म हो रहा हमारा पानी, उसके साथ साथ उसमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, बहाव होता है, निकास होता है, ठीक है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं? इसको भी हम लोग अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का आवश्यक होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग वियोजन अभिक्रिया की तरह समझ लेंगे। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह रहा है, जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, ऊष्मीय वियोजन पढ़ाए, प्रकाशीय वियोजन पढ़ाए, आपको विद्युत वियोजन भी पढ़ाए, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे तीनों जब होता है तो उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग जो है वियोजन अभिक्रिया को देखे ही हैं, अभी समझ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं। यदि जिन बच्चों को PDF चाहिए, तो वैसे बच्चे हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8877639383, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। लाइक करेंगे हम, फटाक से वीडियो का जो है ये PDF हम
आपको किसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपको भेज सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना है और अपना नाम और कहाँ से हो आप ये लिख के भेज देना है, सर मुझे इस अध्याय का PDF चाहिए, तो हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल आसान चीज़ है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट अध्याय यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से नेक्स्ट अध्याय आ जाए तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर और करना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।